हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है बच्चों, और आज मैं आप लोगों को हैशटैग रोड टू बोट्स के अंतर्गत कराने वाली हूँ आपकी पोम एमेंडा। तो मैं आपको रोज ही बताती हूँ कि भाई हमारी हैशटैग रोड टू बोट्स की सीरीज चल रही है। ये सीरीज शुरू करने के पीछे मकसद यही था कि आप बच्चे बोलते थे कि मैम हमें क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग वीडियो देखना पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन के लिए हमें अलग वीडियो देखना पड़ रहा है। तो मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि भाई मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं कि बच्चों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उनका टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए सीरीज के अंदर जो आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड्स तीनों में मदद करने वाली है, आपको मिल रहा है वन शॉट। इसी के साथ साथ अगर आपकी पोम है तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि आपकी जो पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, वो भी सारी की सारी इसमें मिल जाएगी, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों को दिमाग में रखकर मैं ये लेक्चर बना रही हूँ। दोनों ही बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी, एमपी, झारखंड, किसी भी बोर्ड से आप इस लेक्चर को देख सकते हो अगर ये पोम आपके सिलेबस में है। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी के हों, यानी कि जो आपको बुक के पीछे दे रखे हों, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसके अलावा और कहीं भी बाहर से कोई भी चीज पेपर में नहीं पूछी जाती है। सारी की सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो आई गेस दैट्स द फुल पैकेज वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आप बच्चों को दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। एक ये कि जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, पीडीएफ होती है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ सेम डे, है ना। जैसे अगर कल वाला जो वीडियो था, मैंने कल आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया था, तो आज वाले का भी मैं भेज दूंगी। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही टेलीग्राम का लिंक है, आप बच्चों से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको ये पीडीएफ या स्लाइड्स मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, आप लोग उसे याद कर पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कमिंग संडे है यानी कि 3 सितंबर को मैं आपकी मैराथन क्लास लेने वाली हूं, महा मैराथन क्लास लेने वाली हूं मैं आप लोगों की फॉर योर हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें मैं आपको रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर चारों ही चीजें कवर कराने वाली हूं, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मैं आपको शाम में दूंगी, यानी कि जो रात में 9 बजे हमारी लाइव क्लास है क्लास 10th की, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको ज्यादा जानकारी दूंगी। बट हाँ, याद रखना 3 सितंबर को यानी कि जो नेक्स्ट संडे है, उसमें सुबह 10 बजे आपकी मैराथन है मेरे साथ। ऑल राइट बच्चों, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। एमेंडा आपकी पोम, जो मैं बात बताऊंगी वो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग खोलकर पूरी की पूरी कविता को सुनना। अगर आप आज इस कविता को सुन लेते हो ढंग से, आपको पूरे साल कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नाम याद रखना है, बिकॉज जनरली 1 मार्कर में ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये कविता किसने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही मैं पूछूं कि बेटा एमेंडा किसने लिखी है, आपको पता होना चाहिए मैम रॉबिन क्लिन ने लिखी है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, खाली चैप्टर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, सैंपल पेपर हो गया, मैराथन क्लासेस हो गई, टॉप 50 क्वेश्चन इन क्लासेस में भी आया करो। इसलिए चैनल से अपडेटेड रहा करो, हर क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पर भी भेजती हूँ। अगर अपडेटेड रहोगे तो मेरी गारंटी है इंग्लिश में 9900 मार्क्स ही आएंगे, उससे कम तो नहीं आ सकते। ऑल राइट, तो रॉबिन क्लिन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, ठीक है, ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। शी राइट्स चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट फिक्शन, बच्चों के बारे में एंड यंग अडल्ट के बारे में ये ज्यादातर किताबें लिखती हैं। कुछ इनकी फेमस बुक्स के नाम दे रखे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से केवल इनका जो नाम है वो याद रखना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो एक एक चीज मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहो। हिंदी मीडियम लास्ट ईयर जो इस साल बोर्ड्स हुए हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के 98, 99 नंबर आए हैं। इंग्लिश में जो इंग्लिश से इतना डरते थे, है ना, तो अगर आप बातों को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको अभी हाफ ईयरली में ही अपनी आंखों के आगे दिख जाएगा। चलिए, तो याद रखेंगे कि रॉबिन क्लिन ने लिखी है। आगे चलते हैं। अब इस कविता में बात क्या हो रही है बच्चों? इस कविता में बात हो रही है कि एक छोटी सी बच्ची, अच्छा आपको पता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप अक्सर उन्हें टोकते हैं हर बात के लिए कि अरे ये कैसे कर रही है, वो कैसे कर रही है, सीधी बैठ, ये कर वो कर, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी जो पोएटेस है रॉबिन क्लिन, उन्होंने क्या करा है, व्यक्त किया है, एक्सप्रेस करे हैं व्यूज किसके, छोटी सी लड़की के, एमेंडा के, जो कि कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार उसकी जो मम्मी है ना उसे नैक कर रही है, उसे बार बार टोक रही है उसकी गलतियों के लिए। ठीक है, ऐसी गलतियां जो उन्हें लगता है कि समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो उन्हें लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही
नहीं है। जैसे कि लड़कियों को बोला जाता है सही से बैठो, है ना, 1 सेकेंड देना यार, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो लड़कियों को हमेशा बोला जाता है कि सही से बैठो, राइट। अगर वो अपने घर पर भी उन्हें बहुत तमीज से बैठना पड़ता है यूं करके, है ना, क्योंकि घर वालों को लगता है कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द समाज ये चीज सही नहीं है ना। तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या दर्शाना चाहती है, वो दर्शाना चाहती है कि ठीक है, माँ बाप हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही टोकते हैं, बच्चों को हमेशा बचा के रखना चाहते हैं, बट अगेन बार बारी टोकना भी एक बच्चे की मेंटालिटी के लिए सही नहीं है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, है ना। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब हम इस एज में आ जाते हैं जिस एज में मैं हूं, तो हमें पता लगने लगता है कि नहीं यार, मम्मी पापा सही सोच रहे हैं। बट उस पॉइंट पे हमें लगता है इतना क्यों टोक रहे हैं, हमारे दुश्मन है, हमारे फ्रेंड्स हमें अच्छे लगते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे जैसा सोचते हैं, राइट। तो हम लोग उस तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो यही चीज इस कविता में दर्शाई गई है कि कॉन्स्टेंटली सोसाइटी के प्रेशर में आके कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, कुछ पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वो बच्चा अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होता जाता है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो शुरू करते हैं बच्चों ये पोम। इस पोम में ना कुछ लाइंस दी हैं, उसके बाद कुछ लाइंस आपको ब्रैकेट में दी हैं, फिर कुछ लाइंस नॉर्मल दी हैं, फिर कुछ लाइंस आपको ब्रैकेट में दी हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन आता है कि ब्रैकेट में लाइन क्यों दी है। इसे बोलते हैं पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होता है, जब भी ब्रैकेट में लाइंस दी होती हैं यानी कि ये थॉट्स हैं। ये क्या है, ये एक तरीके के थॉट्स है। किसके थॉट्स है, अमेंडा के थॉट्स है। यानी कि जो ऊपर लाइंस बोल रही है ये उसकी मम्मी उसे बोल रही है, और जो भी आप अपनी कविता में ब्रैकेट में लाइंस देखोगे वो अमेंडा अपने मनी मन में सोच रही है। जैसे मान लो अगर मेरी मम्मी मुझे डांट रही है तो मैं मनी मन सोच रही हूँ, अबे यार काश मैं यहाँ होती नहीं, काश मैं बाहर होती, ये वो ये, है ना, ये मैं मन में सोच रही हूँ। तो जो मैं मन में सोच रही हूँ वो यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। 1 सेकेंड रुक जाओ, ये पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है, दोबारा से करके देखती हूँ। ऑल राइट, अब शायद नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पर बच्चों बाइट योर नेल्स का क्या मतलब है, सबको पता है ना कि भाई अपने नाखून मत खाओ अमेंडा। बार बार उसकी मम्मी उसे टोक रही है कि अमेंडा तुम अपने नाखून मत खाओ। हंच मतलब क्या होता है, बेंड, झुका के बैठना, यूं बैठना। बहुत लोगों को आदत होती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत लोग यूं बैठते हैं। मेरे बचपन में मतलब जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को भी हो गई थी, मेरी मम्मी घूसा मार देती थी मेरे को, सीधी बैठ। तो यहाँ पर उसकी मम्मी क्या बोल रही है, अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही लेजी तरीके से बैठना। जैसे हम पढ़ते हैं तो यूं होकर फिर हम यूं हो जाते हैं, लेट जाते हैं एकदम से, है ना। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि ऐसे लेजी तरीके से मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो अमेंडा। तो आप देख रहे हो कि एक ही बार में उसकी मम्मी ने उसको बच्चों 3 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। अब जब मम्मी उसको डांट रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड। उसके दिमाग में एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया चल रही है। अच्छा, ये सबके साथ हुआ होगा, है ना, बचपन में अभी भी होता होगा कि अगर आपको कहीं से एस्केप करना है तो हम हमारे दिमाग की दुनिया में चले आते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर उस टाइम जा नहीं सकते, हम छोटे होते हैं, तो हम हमारे दिमाग में इमेजिनेशन में खो जाते हैं, कुछ कुछ इमेजिन करने लगते हैं। तो वैसे ही अमेंडा यहाँ पे कुछ कुछ इमेजिन कर रही है। वो इमेजिन कर रही है कि भाई एक बहुत ही रिलैक्स ग्रीन कलर की सी है। एमरल्ड क्या होता है, एक तरीके का जेम होता है, रत्न होता है ग्रीन कलर का, बट यहाँ पे इसका मतलब है ग्रीन कलर, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रही है कि भाई एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स ग्रीन कलर की सी है, समुद्र है, जहां पर सोल इनहैबिटेंट, सोल मतलब केवल एक, इकलौती, इनहैबिटेंट मतलब क्रिएचर, वहां पे रहने वाली, तो केवल इकलौती रहने वाली वहां पर मी मतलब अमेंडा ही है। और वो खुद को क्या इमेजिन कर रही है, अ मरमेड। मरमेड पता है ना सबको, इस प्रकार से। तो वो खुद को इमेजिन कर रही है कि मैं एक मरमेड हूँ, उसके दिमाग में चल रहा है मैं एक अकेली सी में रह रही हूँ, वहां पर केवल मैं हूँ, पूरी तरफ शांति है, ग्रीन कलर की सी है, मैं रिलैक्स कर रही हूँ। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, भाव के साथ ऐसे कैरी होते जाना। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, तो भाव के साथ ऐसे 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 बिल्कुल बहते जाना, उसको बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पीली, बहुत ही ज्यादा खुशी से।
तो अब इस पूरे का मतलब समझो कि भाई एक रिलैक्स ग्रीन कलर की सी है, समुद्र है, जहां पर इकलौती रहने वाली मैं हूँ, अमेंडा हूँ, मैं एक मर्मेड हूँ, मैं ड्रिफ्ट हो रही हूँ। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे पानी मुझे कैरी करके लेकर जा रहा है और मैं बहुत ब्लिसफुल यानी कि खुश हूँ। क्लियर? तो उसकी मम्मी डांट रही है और वो अपना ये सब सोच रही है। अब इसके बच्चों पोएटिक डिवाइसेस हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है मैंने आपको पहले की कविताओं में भी बताया है। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर तो वो भी मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डाल दूंगी। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जिस भी बच्चे को अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस समझने हैं। तो सबसे पहले एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप इस वाले पर्टिकुलर स्टैंजा को देखो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लाइन्स है इनमें डोंट और डोंट है ना, दोनों सेम वर्ड से शुरू हो रहा है। तो जब भी बच्चों ऊपर नीचे की लाइंस में सेम वर्ड से स्टार्टिंग हो तो उसे हम बोलेंगे एनाफोरा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो डोंट से स्टार्टिंग है, यहाँ पर भी डोंट से स्टार्टिंग है ना, ऊपर नीचे सेम वर्ड्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट देखो एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब भी हमारी लाइन में कोई भी वावल साउंड है वो रिपीट हो रहा है। वावल सबको पता है ना, ए आई ओ यू। अगर इसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन, इसमें देखो ओ आ रहा है, फिर से ओ आ रहा है, फिर से ओ आ रहा है ना, तो बार बार जो ओ साउंड है, डोंट, हंच, योर, शोल्डर्स, बार बार जो ओ साउंड है वो रिपीट हो रहा है और ओ हमारा क्या है, एक वॉवल साउंड है, इसलिए एसोनेंस यूज हुआ है। अगर आपको पेपर में ये लाइन देने डोंट हंच योर शोल्डर्स, बोले कौन सा पोएटिक डिवाइस है तो तुरंत बता देना एसोनेंस है। ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी ए सी सी सी। कैसे राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले की कविताओं में बता रखा है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप यहां देखो, अब राइमिंग स्कीम निकालने के लिए आपको लास्ट का वर्ड देखना है। तो अमेंडा को ए दे दिया हमने, यहां पर भी अमेंडा है तो सेम ही है तो इसे भी ए दे दिया हमने। ठीक है। अब हमने क्या करा यहाँ पर, स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्ट्रेट तो ऊपर किसी से राइम नहीं कर रहा तो इसे हमने बी दे दिया एंड अगेन अमेंडा है तो ए दे दिया। तो यहां पर हो गया हमारा ए ए बी ए और नीचे की लाइंस का हो गया सी सी सी। जैसे कि आप देख सकते हो सी हो गया, मी हो गया, ब्लिसफुली हो गया, तीनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, तीनों ही आपस में बेटा जी राइम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो मेटाफर। मेटाफर क्या होता है मैंने आपको बताया, जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम लोग तुलना करते हैं, यहाँ पर क्या किया है, एक वर्ड है एमरल्ड है ना, जिसका मतलब होता है ग्रीन, राइट, इसको यूज किया गया है, राइट। एक्चुअल में ये एक रतन होता है बट इसको सी के साथ यूज किया गया है दिखाने के लिए कि सी कौन से कलर की, ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कंपैरिजन कर दिया गया है ना, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया गया है, तो इसे हम बोलेंगे मेटाफर। अगर आपके पेपर में आ जाए ऐसे लिखा हुआ कि भाई ये लो एमरल्ड सी, इसमें बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो भाई बेझिझक बोल देना भैया मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है। रिपीटिशन क्या होता है, जब एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो आप देखोगे कि अमेंडा जो है वो बार बार आ रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे रिपीटिशन। नेक्स्ट देखो इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब भी कवि या कवित्री इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करे कि हमारे दिमाग में एक चित्र, एक इमेज बन जाए, उसे हम इमेजरी बोलते हैं। तो जैसे ही इन्होंने यूज किया ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो हमारे दिमाग में ऐसी सी एक इमेज बन गई ना कि ड्रिफ्ट हो रही है, पानी में बहती जा रही है बड़ी खुशी से, राइट, तो एक इमेज बन गई, तो इसलिए यहाँ पर इमेजरी यूज हुआ है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी स्टार्टिंग के लेटर रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग का साउंड जब रिपीट करता है, जैसे अगर आप थर्ड लाइन देखो तो यहाँ पर देखो स्टार्ट हो रहा है एस, फिर से एस है ना, फिर से एस, फिर से यहाँ पर एस, तो पूरी लाइन में जो एस स का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, तो एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रहा है और शुरू में ही रिपीट होना चाहिए, बस शुरू के लेटर्स में, तो वो हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन। क्लियर? तो ये सारे पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुए। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उसकी मम्मी उसे दोबारा क्या बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। फिर से उसकी मम्मा उसे डांट रही है, बोल रही है तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया कि नहीं अमेंडा, मैंने तुम्हें बोला था अपना कमरा साफ करने के लिए अमेंडा, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें शूज साफ करने के लिए भी बोला था अमेंडा,
है ना, तो बार बार उसे डांट रही है। अब इस बार वो क्या सोच रही है अपने दिमाग में, अब वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है बार बार ये अमांडा 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 सुन सुन के, है ना, कि उसे बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे। ठीक है भाई, ये मानना सही है कि उसे सारे काम प्रॉपरली करने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बट कभी कभी पेरेंट्स को भी थोड़ी सी छूट बच्चों को दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बार अमांडा बच्चों क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं है। सोचो अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, वो छोटी है ना, तो उसे लग रहा है अरे यार काश मैं अनाथ ही होती, है ना, तो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है कि मैं अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट मतलब गली में इधर उधर मैं जा रही हूँ, इधर उधर रोम कर रही हूँ। अब उसे ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी खराब है, उसे ये नहीं पता कि बाहर खाना कैसे मिलेगा, पीना कैसे, नहीं, बट अभी वो केवल यही सोच रही है मैं अनाथ हूं, मैं गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई होस्ट बेयर फीट। इसका क्या मतलब है बच्चों, होस्ट का मतलब होता है बहुत ही क्वाइट प्लेस, बहुत ही क्वाइट जगह, बेयर मतलब नंगे पांव, अनकवर्ड पैर। तो वो क्या बोल रही है कि मैं एक एकदम से क्वाइट सी जगह पे बैठी हूँ, है ना, और नीचे में क्या कर रही हूँ, नंगे पैर से पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे आपने कभी देखा है अगर हमारे पैरों के नीचे मिट्टी है तो हम ऐसे पैरों से, अभी आपको मेरे पैर नहीं दिख रहे होंगे बट हम ऐसे ड्रॉ करने लगते हैं, तो वो वही बोल रही है कि मैं कहीं पर अनाथ बैठी हूँ, एकदम चुप जगह हो, बार बार ही वो ये इमेजिन कर रही है कि शांति चाहिए, चुप जगह हो, राइट। नेक्स्ट वो क्या बोल रही है, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कविता की, ठीक है, इसमें मेटाफर यूज हुआ भी हम देखेंगे। वो क्या बोल रही है, साइलेंस को गोल्डन बता रही है, यानी कि वो साइलेंस के लिए बिल्कुल बेताब है कि उसे चुप्पी चाहिए, उसे शांति चाहिए, है ना, और वो फ्रीडम को स्वीट बता रही है कि जैसे स्वीट मीठा सा टेस्ट होता है, वैसे ही फ्रीडम का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो वो इन दोनों चीजों को चाहती है, एक फ्रीडम को और एक साइलेंस को। समझ में आया यहाँ पर वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई काश मैं एक अनाथ होती जो रोम कर रही होती स्ट्रीट्स में, मैं पैटर्न ड्रॉ करती अपने नंगे पांव से बिल्कुल एक क्वाइट जगह पे, और साइलेंस एकदम गोल्डन होता है, फ्रीडम एकदम स्वीट होती है, यानी कि ये दोनों ही चीजों के लिए वो अर्न कर रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो इसकी पोएटिक डिवाइसेस को एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहले है फिर से एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है अभी अभी मैंने बताया था, ये देखो डिड यू अरे सेम से स्टार्टिंग हो रहा है, सो एनाफोरा यहाँ पर यूज हुआ है। राइमिंग स्कीम इसकी बच्चों दोबारा से सेम ही है, ए ए डी ए ई ई ई। नेक्स्ट एसोनेंस यूज हुआ है हमारा, कहां पर हुआ है एसोनेंस यूज, ये देखो ये वाली जो लाइन है इसमें ओ साउंड बार बार आपका रिपीट हो रहा है, ये देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, और ओ क्या है हमारा एक वावल साउंड है। तो जब भी एक लाइन में वावल साउंड रिपीट होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा जी, एसोनेंस बोलेंगे। अमांडा तो पूरे ही पोम में रिपीट हुआ है तो रिपीटिशन है ही, और मैंने आपको बताया था कि मेटाफर यूज हुआ है लास्ट लाइन में, साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि साइलेंस को एकदम गोल्ड जैसे ग्लोरियस होता है ना वैसे बताया गया है ना, जैसे गोल्डन कलर एकदम रॉयल होता है वैसे ही साइलेंस को बोला गया कि साइलेंस एकदम गोल्डन है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और फ्रीडम को स्वीट बोला गया, जैसे स्वीट होता है ना टेस्ट में एकदम प्यारा, वैसे फ्रीडम को बताया गया। तो इस लाइन में आपका मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट से, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब देखो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। दोबारा से उसकी मम्मी उसे क्या बोल रही है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मतलब पिंपल्स। सोचो उस छोटी सी बच्ची को उसकी मम्मी, अब उसकी मम्मी यहाँ गलत है ना, उसे चॉकलेट खाने से रोक रही है। हाँ एक्सेस चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे ये वो बोल सकती है, बट वो क्या बोल रही है कि हमने अपने पिंपल्स को ध्यान दो। याद है तुम्हें पिंपल हो गए थे, यानी कि वो आउटर ब्यूटी, इस समाज की ब्यूटी पर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है ना, कि वो इनर ब्यूटी पे ध्यान ही नहीं दे रही। वो बोल रही है कि भाई तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब अमांडा उनकी तरफ नहीं देख रही तो वो क्या बोल रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। हमारी मम्मी अभी कभी कभी बोलती है ना कि घुन्नी हो गई है क्या, देखना हमारी तरफ, ठीक है। तो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमांडा। अब देखो बेटा जी यहाँ पर वो अब दोबारा से क्या सोच रही है, दोबारा से ब्रैकेट शुरू है, मतलब अमांडा अपनी थॉट्स में लॉस्ट है। इस बार वो खुद को रेप्यूंजल इमेजिन कर रही है। रेप्यूंजल क्या है, एक फेरी टेल है, आप लोगों ने आई गेस यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी, ठीक है, बाय ब्रदर्स ग्रिम करके एक फेरी टेल है जिसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ना एक लड़की होती है रेप्यूंजल, उसके बहुत ज्यादा बड़े बाल होते हैं और एक चुड़ैल उसको कैद कर लेती है
अपने किले में, और वहां पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो एक प्रिंस होता है जो उसके बालों से चढ़कर आता है और उसको बचाकर लेकर जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक फेरी टेल है रेप्यूजल की, शायद अमांडा ने टीवी वगैरह पर कहीं पर देखी होगी। तो वो खुद को भी रेप्यूजल ही इमेजिन कर रही है, बोलती काश मैं रेप्यूजल होती, है ना, काश मेरे इतने बड़े बाल होते। आई हैव नॉट अ केयर, मैं इस बुरे जहां की फिक्र ही नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। नाउ ट्रैंक्विल का मतलब कि काम। कहती काश मुझे किले में बंद कर देते, किले में मेरी जो लाइफ है वो कितनी शांत होती, है ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो वो सोच रही है कि रेप्यूजल की जगह मैं रेप्यूजल होती और मुझे किले में बंद कर दिया गया होता, तो किले में मेरी लाइफ कितनी शांति भरी होती, कितनी रेयर होती। रेयर मतलब अनकॉमन, है ना, कि जो मेरी लाइफ यहाँ है वैसी लाइफ मेरी वहां बिल्कुल नहीं होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। इसका क्या मतलब है कि भाई जो रेप्यूजल है उसने तो बचने के लिए अपने जो बाल थे वो नीचे डाल दिए थे ताकि प्रिंस ऊपर चढ़कर आए उसे बचाकर लेकर जाए। बट वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है अगर मैं रेप्यूजल होती ना तो मैं कभी भी अपने हेयर्स नीचे डालती नहीं, क्योंकि मैं चाहती नहीं कोई मुझे बचाने आए, मैं किले में अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती हूँ। समझ में आया? सो ओवरऑल वो क्या बोल रही है, काश मैं रेप्यूजल होती, मैं किसी की फिक्र नहीं करती, मेरी जो लाइफ है टार में वो बहुत ही काम होती, बहुत ही रेयर होती। मैं अपने जो बाल है, अपने जो ब्राइट हेयर है वो मैं नीचे डाल चुकी होती, और वो मैं कभी भी नीचे नहीं डालती रेप्यूजल की तरह जैसे कि रेप्यूजल ने डाल दिए थे। तो नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी अपने ब्राइट हेयर्स नीचे नहीं डालती कि मुझे कोई बचाने आए, बिकॉज मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मुझे मेरी लाइफ अकेले चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं। तो भाई राइमिंग स्कीम बच्चों सबका सेम है, ए ए एफ ए हो जाएगा, बस यहाँ पे जी जी जी। उसके बाद एसोनेंस देखो यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हो अमांडा अमांडा फिर से अमांडा, तो इन तीनों का तो सेम ही रहेगा, यू का बदलेगा। उसके बाद जी जी जी, केयर रेयर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसोनेंस। अब यूज ऑफ वॉवल साउंड ई एंड ओ, अगर आप ये वाली लाइन देखोगे, ये विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, इसमें आप देखोगे कि ओ और ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये रहा ओ, देन अगेन ई ई ई ई ई ई ओ ओ, तो बार बार ही जो ओ और ई साउंड है दोनों ही वॉवल्स है रिपीट हो रहे हैं। तो इस पूरी लाइन में बेटा जी एसोनेंस यूज किया गया है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है, एसोनेंस का भाई है। ठीक है, कैसे भाई, इसमें अगर वॉवल साउंड रिपीट होता है तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आई एम रेप्यूजल आई हैव नॉट अ केयर वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर नीचे ये वाली जो लाइन है इसमें आप देखोगे पूरा आर 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 बार बार रिपीट हो रहा है, और आर एक कॉन्सोनेंट है ना, रेप्यूजल में भी हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि केयर में भी हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे ट्रैंक्विल में भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली कॉन्सोनेंट्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड पूरी लाइन में रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन मैंने आपको बता ही दिया कि अमांडा बार बार रिपीट होगा, सो दैट इज योर रिपीटिशन। नेक्स्ट आ जाओ, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग क्या होता है, बैड मूड में होना, है ना, ये मुंह सड़ा के बैठना। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, उसकी मम्मी इतना सब बोलने के बाद उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो स्माइल करे। तो उसकी मम्मी बोल रही है ये क्या, क्यों सल्क कर रही हो, क्यों इतने बैड मूड में हो, सही से बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो, इतनी चिड़चिड़ी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, है ना, कोई भी अगर घर में आएगा सोचेगा कि मैंने तुम्हें नैग, नैग मतलब मैंने तुम्हें मारा है, पीटा है, तुम पे अत्याचार किया है, तुम्हें हैरेस किया है, कोई ऐसे सोचेगा अमांडा। अब सोचो, अब यहाँ पर उसके कोई थॉट नहीं है, यहाँ पर लास्ट में अमांडा के कोई थॉट्स नहीं दर्शाए गए हैं। ठीक है, ऐसे दिखाया गया कि हाँ भाई उसकी मम्मी उसे लास्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रही है इतना सब बोलने के बाद, कि वो खुश रहे। ठीक है, और जो उन्होंने किया है, उन्होंने एक्चुअल में नाक किया है उसे, और वो अब क्या बोल रही है कि कोई घर में आएगा और सोचेगा कि मैंने तुम्हें नाक किया है अमांडा। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमारी पूरी की पूरी जो कविता है वो खत्म होती है। इसकी जो पोएटिक डिवाइस है वो देखो, एलिट्रेशन में एस साउंड रिपीट हुआ है, स्टॉप दैट सल्किंग में ये देखो एस और एस। तो एक लाइन में जब स्टार्टिंग का लेटर रिपीट होगा तो वो होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट रिपीटिशन अमांडा में यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम आपको मैंने बताई थी। ठीक है बच्चे पार्टी, अब ये आपके लिए क्वेश्चंस है जो आप करोगे। What made Amanda sulk and become moody? आप पॉज करोगे वीडियो को, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट, why should Amanda not eat chocolate? अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? नेक्स्ट, if Amanda is an orphan, what will she do? अगर अमांडा अनाथ होगी तो वो क्या करेगी, क्या बताया है उसने?
ये आप बताओगे। What will Amanda's behavior make people think? अमांडा के बिहेवियर से लोगों को क्या लगेगा, ये आप मुझे बताओगे। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, आपको पता है लाइव चैट में भी देखती हूँ, वैसे भी देखती हूँ, तो मैं देखूंगी कि कौन से बच्चे कितने सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। इसी के साथ बेटा जी हम लोग चलते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट सुन लो, क्योंकि पेपर में अगर आपने सुना हुआ भी होता है ना तो भी आप लिख कर आ पाते हो, सुनने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये आपका पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे। आई होप पोम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको क्या लग रहा है अमांडा कितने साल की है, और ये आपको कैसे पता। अब यार देखो, जितनी भी हमने कविता पढ़ी है हमें लग रहा है वो 10 से 12 साल के बीच में है। ऐसा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मरमेड सोच रही है अपने ख्यालों में, वो रेप्यूंजल के बारे में सोच रही है, फेरी टेल। तो ये जो स्टोरी है ये जनरली 10 से 12 साल के बच्चे ही देखते हैं, है ना, ये फेरी टेल्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि उसकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल है। एग्जैक्ट उम्र नहीं बताई गई है, बट हमने एक गैस किया है। नेक्स्ट, आपको क्या लग रहा है कौन उससे बात कर रहा है? अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता दूं, पूरी कविता में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि अमांडा की मम्मी ही उसे टोक रही है, ठीक है, कोई भी पेरेंट हो सकता है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि उसकी मम्मी उसे टोक रही है पूरी कविता में। बट हमने ये खुद से अनुमान लगा लिया कि मम्मी टोक रही है, क्योंकि जनरली ऐसे काम मम्मियाँ ही करती है ना, घर पे मम्मियाँ ही ऐसे हर बात के लिए टोकती है, पापा नहीं टोकते। तो इसीलिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि मम्मी ही टोक रही है। बट यहाँ पर हम लिखेंगे वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, है ना। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता मम्मी टोक रही है कि पापा, सो उसका कोई पेरेंट ही है जो उससे बात कर रहा है। हमें लग रहा है प्रोबेबली, यानी कि शायद वो उसकी मदर हो सकती है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जनरल परसेप्शन है, एक जनरल नजरिया है बच्चों कि जो बच्चे हैं उनकी मम्मी घर पर उनका ख्याल रखती है, इसलिए ये एक जनरल परसेप्शन है। चलिए नेक्स्ट, लिखा है स्टैंजा 2, 4 और 6 पैरेंथेसिस में क्यों दिए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, कि ब्रैकेट में क्यों दिए गए हैं पैराग्राफ 2, स्टैंजा 2, 4 और 6। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेंथेसिस क्या होता है, रिमार्क होता है दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, कि कोई एक्स्ट्रा चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जो 2, 4 और 6 है वो पैरेंथेसिस इसलिए यूज किया है रिएक्शन दिखाने के लिए अमांडा का टुवर्ड्स हर मदर कॉन्टिन्यूअस नैगिंग, कि बार बार उसकी मम्मी उसे नैग कर रही है, टॉन्ट मार रही है, तो उसका रिएक्शन दिखाने के लिए, उसके इनर थॉट्स दिखाने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया है, जिसे हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, who is the speaker in 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7? लिखा है 2, 4, 6 का स्पीकर कौन है जो ब्रैकेट में है? तो भाई वो तो अमांडा है। क्या अमांडा अपनी मम्मी को सुन रही है? ये लिखा है, तो आप बोलोगे नो, वो कोई भी अटेंशन नहीं पे कर रही है अपनी मम्मी पे, वो अपनी ही ओन थॉट्स में व्यस्त है, वो खुद को इमेजिन कर रही है, कभी एज मरमेड, कभी एज ऑर्फन और कभी एज रेप्यूंजल। तो इसका क्लियर मतलब है कि उसका ध्यान अपनी मम्मी की बातों पर कंप्लीटली नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? तो वो एक मरमेड होती तो वो क्या करती? तो लिटिल गर्ल अमांडा वांट्स टू बी अ मरमेड एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी। तो जो अमांडा है वो चाहती है मैं मरमेड हूं, और ओनली मतलब केवल इकलौती मैं उस खाली समुद्र में, ग्रीन सी में मैं इकलौती रहूं। वो चाहती है कि उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ही रिलैक्सिंग होगी सी के अंदर, एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि जैसे जैसे पानी का भाव आगे जाएगा वो भी आगे की तरफ जाती जाएगी और वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है क्या अमांडा एक ऑर्फन है, क्या वो अनाथ है, वो ऐसा क्यों बोलती है? तो आप बोलोगे कि नहीं, अमांडा ऑफन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लगातार उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स, है ना, कोई ना कोई जो उसका माँ या बाप उसे बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो अनाथ तो नहीं है। बट वो अनाथ होना इमेजिन करती है क्योंकि वो सैड है, वो डिप्रेस है ऑफ द कॉन्टिन्यूअस स्कोल्डिंग, क्योंकि बार बार उसे सिर्फ डांटा जा रहा है, नैक किया जा रहा है, टोका जा रहा है अपने पेरेंट्स के द्वारा। देयरफॉर उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बेटर होता अगर मेरे माँ बाप होते ही नहीं, बहुत ज्यादा पीसफुल होता अगर मैं अनाथ होती। नेक्स्ट, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेप्यूंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रेप्यूंजल? बोला गया है कि आपको रेप्यूंजल की कहानी पता है और अमांडा रेप्यूंजल क्यों बनना चाहती है?
तो द स्टोरी ऑफ रेप्यूंजल, अब यहाँ पे पूरी कहानी बताई गई है कि रेप्यूंजल एक ऐसी लड़की है जिसे एक ओल्ड विच अपने टार में, अपने किले में कैद कर लेती है। उसके बाद ओल्ड विच जो है वो किले में ऊपर जाती है रेप्यूंजल के बहुत लंबे हेयर्स की मदद से, ठीक है, विच शी लेट डाउन फॉर हर थ्रू अ विंडो ऑफ द टार। तो एक दिन एक प्रिंस आता है, दोबारा से वो क्लाइंब करता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग हेयर, एंड व्हेन द विच कम टू नो दिस शी सेपरेट्स बोथ ऑफ देम। जब उस विच को पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो वो उन दोनों को अलग कर देती है। बट दोनों रेप्यूंजल और प्रिंस बहुत सालों बाद दोबारा मिलते हैं एंड दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली आफ्टर। तो एक समरी हमने लिख दी है पूरी की पूरी फेरी टेल की। अमांडा रेप्यूंजल क्यों बनना चाहती है ये इंपॉर्टेंट है। अमांडा रेप्यूंजल इसलिए बनना चाहती है बिकॉज उसे पता है कहानी के अंदर कोई भी स्टेयरकेस नहीं था, कोई सीढ़ियां नहीं थी किले में एंटर होने की, है ना। आप किले में तभी एंटर हो सकते हो जब रेप्यूंजल अपने लंबे बाल नीचे डालेगी एंड फिर आप उससे क्लाइंब करोगे। तो अमांडा को लगता है कि किले में जो लाइफ है उसकी वो बहुत ज्यादा पीसफुल होती, काम होती, क्योंकि वो अकेली होती। और वो ये भी बोलती है कि वो कभी भी अपने हेयर नीचे नहीं पुट डाउन करती कि कोई भी क्लाइंब करके ऊपर आए, बिकॉज वो नहीं चाहती, शी डजंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय द विजिटर्स, के कोई भी आकर उसे डिस्टर्ब। ठीक है, इसे याद कर लेना बच्चों पार्टी। नेक्स्ट, और ना आपको ना कभी कभी देख के ऐसा लगता होगा कि यार बहुत बड़ा आंसर है, कैसे याद करें, नहीं याद हो पा रहा है, बट ट्रस्ट मी, ठीक है, आप लोग केवल तब तक ही डरते हो जब तक आप शुरू नहीं करते हो। एक बार आप लोग शुरू कर दिए, एक बार आप लोग लेकर बैठ गए, फिर वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा फ्लो में। यार तेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट का टाइमर लगाया, तुझे ये 4 क्वेश्चन याद करने हैं, वो होंगे याद। खुद से खुद को चैलेंज दो, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, है ना। जब तक हम बुक खोल के देखते नहीं है तब तक हमें आलस आता है कि अरे अभी तो 7:20 हुए हैं, 8 बजे से पढ़ेंगे, अब तो 8:05 हो गए, अब 9 बजे से पढ़ेंगे। ये चीजें मत करो। अगर आप ना देखकर पहले अपने दिमाग को थका लेते हो तो इस टेक्निक को मत अपनाओ कि अपने दिमाग को पहले ही आप लोग टायर्ड फील कराओ। स्टार्ट, किसी भी चीज को याद करने का फर्स्ट स्टेप है टू स्टार्ट, ठीक है ना। एक बार ही करोगे अपने आप फ्लो में होगा। नेक्स्ट, What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? तो वो लड़की किस चीज को चाहती थी एंड अमांडा के बारे में आपको इससे क्या पता चलता है? तो आप बोलोगे वो फ्रीडम चाहती थी, आजादी, और वो शांति चाहती थी, पीस चाहती थी। कॉन्स्टेंटली उसे लगातार बार बार उसकी गलतियां गिनवाई जा रही हैं। उसके जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि वो गुड बिहेवियर फॉलो करे, समाज के दायरे में रहे, वो इसलिए चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डिसिप्लिन रहे। बट जब भी वो ये कर रहे हैं तो वो भूल रहे हैं कि वो बस एक बच्ची है और उसे भी थोड़ा फ्रीडम हमें देना चाहिए। वो एक बच्ची है और वो अभी हमारी तरह बिहेव नहीं कर सकती। तो जो पोइट है वो क्या चाहती है, उन्होंने रीडर की अटेंशन, किस हमारी जो अटेंशन है वो कहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, टूवर्ड्स द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर कॉन्स्टेंटली ऑप्रेस्ड बाय देयर एल्डर्स। ठीक है, कि कुछ जो बड़े होते हैं ना वो कभी कभी ना हम पे अत्याचार करने लगते हैं, हमें ऑप्रेस्ड करने लगते हैं, भले ही जाने अनजाने में करते हैं पर कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम भी एक बच्चे हैं, है ना। तो बस ये कि ये गुड बिहेवियर करे, डिसिप्लिन रहे, इस चक्कर में वो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं। इस पे हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश उन्होंने करी है। बोला है लास्ट स्टैंजा पढ़ो और आप बताओ कि आपको लगता है अमांडा बहुत सल्क करती है, हर बात पे चिढ़ती है, बहुत मूडी है, क्या आपको लगता है? तो हम बोलेंगे नहीं, अमांडा इज नॉट मूडी। अमांडा को ऑप्रेस्ड फील होता है, उसे लगता है यार कि हर कोई उसे बार बार डांटता रहता है क्योंकि उसकी मम्मी लगातार उसे डांटे जा रही है। शी डजंट वांट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सच स्मॉल थिंग्स। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए वो नहीं चाहती कि बार बार उसे पॉइंट आउट किया जाए कि अपना कमरा साफ करो, सीधे बैठो, है ना, शूज साफ करो, होमवर्क कंप्लीट करो। उसे लगता है कि वो फ्री नहीं है और बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए, बट कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा लूज भी हमें छोड़ना चाहिए। तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होता है कि मुझे एक वेल बिहेव लड़की बन के रहना है एज पर माई पेरेंट्स डिमांड। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों पार्टी। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए अमांडा को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। तो हम लोग क्लियरली बच्चों बता सकते हैं कि अमांडा को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग, है ना, कि भाई उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसे संस्कार दिए जा रहे हैं, उसके मैनर्स को, ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छी लड़की कहलवाए, उसके लिए रिफाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट, गिव अ सिनोनियम ऑफ हंच। हंच का सिमिलर वर्ड क्या है? इसका मतलब मैंने आपको पोम में बताया था, बेंड।
है ना, झुकना ऐसे, तो बेंड। नेक्स्ट, What does the speaker of above line instruct Amanda in the first stanza? Amanda को क्या instructions मिल रहे हैं? So आप यहाँ लिखोगे कि भाई for biting her nails, sitting lazily with her shoulders bent, इन सब के लिए उसे instructions यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट बोला है थर्ड लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है। अब देखो मैंने बोला था पोएटिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखा है। सो थर्ड लाइन में आप लोग देखोगे कि अरे भाई ये मेरी थर्ड लाइन है, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एस 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 एस, ये तो एलिट्रेशन है ना, स्टार्टिंग का जो एस साउंड है वो सब में आ रहा है, सो दिस इज योर एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, Why are these lines given within brackets? ये लाइन ब्रैकेट्स में क्यों दे रखी हैं, ये पूछा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया भाई इसलिए दी है बिकॉज दे रिवील द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। इससे हमें अमेंडा की अंदर की सोच, इनर थॉट्स के बारे में पता चल रहा है। और ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं कंट्रास्ट के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी मम्मी क्या बोल रही है और अमेंडा क्या सोच रही है। नेक्स्ट, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब होता है फ्री फ्लोइंग एक्ट गोइंग विद मोशन। तो फ्री फ्लोइंग किसे बोलेंगे यहाँ पर, ड्रिफ्टिंग। नेक्स्ट, मरमेड का क्या रोल है बच्चों यहाँ पे। सो मरमेड एक अमेंडा की फैंटेसी का पार्ट है। अमेंडा ने अपने दिमाग में एक अपनी ही दुनिया क्रिएट कर रखी है और उसी में एक फैंटेसी है उसकी कि काश वो एक मरमेड होती। ठीक है, तो वो बहुत ही केयरलेसली एफर्टलेसली पानी में बहती रहती। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, अपोजिट बताना है सोरोफुल का। सोरो मतलब दुखी और ब्लिस मतलब हैप्पी, सो ब्लिसफुली हो जाएगा बेटा जी इसका अपोजिट। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई इज अमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। तो यहाँ पर लिखा है ना विल यू प्लीज लुक एट मी। तो अमेंडा जो है बच्चों वो स्पीकर की तरफ यानी कि अपनी जो पेरेंट है उनकी तरफ क्यों नहीं देख रही है, बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में गुम है। शी इज पेइंग नो अटेंशन, वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही है कि उसे क्या बोला जा रहा है और इसीलिए वो स्पीकर की तरफ नहीं देख रही। एक ऐसा वर्ड बताओ जिसका मतलब होता है कंज्यूम। बच्चों देखो कंज्यूम मतलब भी होता है कोई चीज को ग्रहण करना और ईट मतलब भी होता है कोई चीज खाना, सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा ईट। स्पीकर एक्ने के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, यानी कि पिंपल्स के बारे में उसका जो पेरेंट है मम्मी है बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। इससे हमें क्या पता चलता है, तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, कितना ज्यादा महत्वपूर्णता दी जा रही है किस चीज को, फिजिकल ब्यूटी को, है ना, कि एक घर में लड़की की सुंदरता बड़ी मैटर करनी चाहिए। तो अमेंडा इज प्रिपेयर्ड फॉर द अनफोरसीन फ्यूचर, यानी कि वो भविष्य जो अभी तक किसी ने देखा नहीं, अमेंडा को पहले से उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ना। नेचुरल है भाई, पिंपल हो जाना, एक्ने हो जाना नेचुरल है, बट उसका भी ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। ऑल राइट, अब यहाँ पर है बच्चों विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स टू गेज। गेज मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे गेज का मतलब हो जाएगा लुक। ठीक है, लुक। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ कम साइलेंस इज गोल्डन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर, साथ ही साथ मैं अभी आपको सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। साइलेंस को गोल्डन कैसे बोला गया है, तो देखो ये आप प्लीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस को गोल्डन बोला गया है पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज करके। बाय मेकिंग साइलेंस गोल्डन, पोएट क्या बोल रहे हैं, द वर्थ ऑफ साइलेंस, के चुप रहना कितना कीमती है, कि शांति कितनी कीमती है, एकदम गोल्ड जितनी। फॉर अमेंडा सीक पीस, क्योंकि अमेंडा को पीस चाहिए, अमेंडा को कामनेस चाहिए, जो कि रियलिटी में उसकी लाइफ में नहीं है, इसलिए वो साइलेंस की इंपॉर्टेंस हमें बता रही है। नेक्स्ट, सिनोनियम बताओ रोमिंग का, है ना। रोमिंग मतलब इधर उधर हटना, तो आप वॉन्डरिंग भी बोल सकते हो, वॉन्डरिंग इज द सेम थिंग। What is Amanda up to in this stanza, यानी कि अमेंडा यहाँ पर क्या बताने की कोशिश हमें कर रही है। तो आप लोग बोल सकते हो कि अमेंडा दोबारा रिफ्यूजी ले रही है अपनी इमेजिनेशन में, यानी कि वो दोबारा अपनी इमेजिनेशन में खोना चाह रही है। इधर वो चाहती है कि वो एक अनाथ हो, है ना, अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से एकदम दूर हो। अमेंडा बिल्कुल इधर उधर घूमना चाहती है एमलेसली, मतलब कोई एम ना हो, कोई चिंता ना हो, बस वो इधर उधर रोम करती रहे और अपने नंगे पाँव से पैटर्न्स ड्रॉ करती रहे। नेक्स्ट,
कौन सी पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा में इस्तेमाल की गई है? तो सबसे मेन पोएटिक डिवाइस ही बच्चों आपकी यहाँ पर मेटाफर है, आप वही लिख दोगे कि पोएट ने यहाँ पे मेटाफर को इस्तेमाल किया है, सच अ साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज। नेक्स्ट आ जाओ, डज अमांडा लिव ऑन अ टार? क्या अमांडा टार में रहती है? इस स्टैंजा से क्या हमें ये पता चल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, अमांडा अपने घर पे रहती है। इधर वो इमेजिन कर रही है हरसेल्फ टू बी रेप्यूंजल हु लिव्ड ऑन अ टार, है ना, वो इमेजिन कर रही है कि वो रेप्यूंजल है, रेप्यूंजल टार पे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, Why will Amanda not let down her bright hair? अमांडा अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे क्यों नहीं कभी गिराएगी? तो अमांडा जानती है रेप्यूंजल की कहानी। इस कहानी में रेप्यूंजल के साथ सारी मिस हैपनिंग तभी हुई थी जब उसने अपने बालों को नीचे गिरा दिया था। तो अमांडा चाहती है कि वो अकेली रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और इसलिए वो अपने बालों को नीचे नहीं गिराना चाहती। नेक्स्ट, कौन सी अंडरलाइंग पोएटिक डिवाइस है? अंडरलाइंग मतलब ऐसी डिवाइस जो आपको सामने से ना दिखे, रेप्यूंजल। ठीक है, रेप्यूंजल यहाँ पे एक फेरी टेल का रेफरेंस दिया गया है। तो जब भी बच्चों किसी फेमस फेरी टेल का या किसी फेमस कैरेक्टर का रेफरेंस दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूजन। क्या बोलते हैं? एल्यूजन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड बताओ जिसका मतलब हो सीरीन। सीरीन मतलब होता है काम, और मैंने आपको यहाँ पे ट्रैंक्विल का मतलब भी काम बताया था, राइट? तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल। चलिए नेक्स्ट आइए, इज अमांडा रियली सल्किंग? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। क्या लिखा है कि क्या अमांडा सही में सल्क कर रही है? क्या अमांडा सही में बैड मूड में रहती है हमेशा? तो आप बोलोगे नहीं, शी जस्ट डजंट केयर अबाउट इंस्ट्रक्शन। वो सल्क नहीं कर रही है, वो बस ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो अपने ही वर्ल्ड में गायब है। नेक्स्ट, व्हाई डज द स्पीकर केयर फॉर अदर्स? स्पीकर जो है, जो उसके पेरेंट है, वो बाहर सोसाइटी की इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हैं? The whole poem revolve around the aspect that how one is presented in a society. पूरी की पूरी कविता में ये दिखाया है कि समाज में, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, है ना, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि वो समाज में एडजस्ट हो पाए। तो स्पीकर जो है वो नहीं चाहती कि सोसाइटी में उसे कोई नैगिंग पेरेंट बोले। वो है नैगिंग पेरेंट, वो बार बार टोक रही है, बट वो नहीं चाहती कि कोई उसे बाहर से ऐसा बोले। इसलिए वो चाहती है कि अमांडा हमेशा, चाहे जितना भी डांट लो, जोकर की तरह हमेशा हंसती रहे। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड बताओ जिसका मतलब होता है अनस्टेबल। तो वो है यहाँ पे मूडी। ठीक है, मूडी, मूड हमेशा अनस्टेबल रखना। कौन सी पोएटिक डिवाइस फर्स्ट लाइन में बच्चों यूज की गई है? यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो एस एस स्टार्टिंग का जो इनिशियल है उसका साउंड सेम है, सो द डिवाइस इज एलिट्रेशन। ठीक है बच्चों पार्टी, सो यहाँ पर अब हमारे कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीटली खत्म होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दूंगी एज पीडीएफ। एक इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर सब डिस्कस कर लिया पूरी पोम का, बट आप देख सकते हो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तब आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर है शॉर्ट नोट देना है टाइटल के ऊपर, उसके बाद है कि अमांडा को चॉकलेट खाने के लिए क्यों डांटा जा रहा है, उसके बाद है कि जो टावर पे लाइफ है वो डिफरेंट कैसे होगी कहीं और से, उसके बाद है कि अमांडा मोस्ट ऑफ द टाइम मूडी क्यों रहती है। ये 2016 में आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। मूडी इसलिए रहती है क्योंकि वो अपनी रियलिटी से एस्केप हो रही है बार बार, ठीक है ना, वो नहीं चाहती अपनी रियलिटी में रहना क्योंकि उसे बार बार नैक किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग पढ़ लेना, ये 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि अमांडा मरमेड या ऑफन या रेप्यूंजल क्यों बनना चाहती है। नेक्स्ट है कि भाई हाउ डज इट हेल्प अमांडा टू बी ऑफन, कैसे हेल्प मिलेगी उसे अनाथ बन के। नेक्स्ट है क्या आप अमांडा की मम्मी को एक नैगिंग मदर बोलोगे। और नेक्स्ट है क्या अमांडा की फॉल्ट है, क्या अमांडा की कोई गलती है। उसके बाद है कि सेंट्रल थीम क्या है, ये मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि सेंट्रल थीम क्या है। बट इसके बाद के मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को पढ़ने हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे बच्चों पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, तो ये सब पढ़ने हैं। एनसीईआरटी मैंने डिस्कस करा दिया, कंप्रीहेंशन बेस्ड डिस्कस करा दिए, प्रीवियस ईयर करा दिए, बट कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, वो आपको खुद से पढ़ने हैं टेलीग्राम पे। सेंट्रल थीम हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, द पोम अमांडा बाय रॉबिन क्लिन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, ये सेंट्रल थीम है इसका।
क्या हाईलाइट करती है? अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, कि कैसे एक बच्चे की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, है ना, ये पूरी की पूरी चीज कैसे अमांडा की मम्मी को लगता है कि अपब्रिंगिंग होनी चाहिए। इट पॉइंट्स आउट दैट अपब्रिंगिंग डजंट इन्वॉल्व मेकिंग अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड फिट फॉर द सोसाइटी ओनली, कि अपब्रिंगिंग केवल ये नहीं है कि आप बच्चे को ये सिखाओ कि कैसे इस समाज में, सोसाइटी में फिट होना है ना। अपब्रिंगिंग भाई अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से लेती है, कि बच्चे की, आपको बच्चे का साइड भी समझना पड़ेगा। आप बस बच्चे को फोर्स नहीं करते कि वो सिविलाइज्ड हो जाए, गुड मैनर में बिहेव करने लगे, डिसिप्लिन हो जाए, नहीं, आपको बच्चे का पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आपको प्यार से, कभी डांट के, कभी प्रॉपर केयर करके उसे समझाना पड़ेगा और उसकी अपब्रिंगिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बच्चों आपकी सेंट्रल थीम। क्लियर एवरीवन? सो आई होप दैट दिस पोम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पोम कंप्लीट है बिल्कुल मेरे एंड से। अगर आप इतना कर लेते हो, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लोग बनाकर ना आ पाओ। सो प्लीज इन्हें आप लोग याद कर लेना। अगेन मैं ये टेलीग्राम पे भेज दूंगी, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो 6-7 मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, वो प्लीज आप लोग याद कर लेना। एंड मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। शाम को 9 बजे हमारा लाइव क्लास है, आना मत भूलना, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय, लव यू।